हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, और ये हमारी प्रश्नावली 1.3 है। तो दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में समझेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट को। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने समझा होगा परिमेय संख्याएं, पढ़ी होंगी 9th क्लास में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के हमारी बनाती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिलकर के बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमें यहाँ ये समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। एक तो इसकी नंबर 1 तो परिभाषा ये बन जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आते चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे बटे में संख्या होती है 1/2, 3/5, 5/7, 6/9 या 2/3 इस तरह से। ठीक है, 2/3 मान लो, 4/7, इस तरह की कोई भी संख्याएँ हैं वो सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको नंबर 2 पे ये भी समझना है, यदि हमारी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अंडर रूट वाली संख्या है, और वो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, वो भी हमारी दोस्तों परिमेय संख्या कहलाएगी। वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो कैसे, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। देखिए, जैसे कि अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 4 है। ठीक है, तो हम 4 को, अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अंडर रूट हमारी 9 है। ठीक है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 3 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अंडर रूट हमारी 16 है। ठीक है, 16। ठीक है, अंडर रूट 9 के बाद अंडर रूट 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 4 भी हमारी सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू होने वाली, या हमारी बटे में लिखी होने वाली भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं सब हमारी परिमेय हैं। उसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और अंडर रूट के अंदर हैं उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, इस तरह से कोई भी संख्या है वो सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें समझना है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या हमारी जो इसके अपोजिट होती हैं वो सब हमारी परिमेय हैं, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट के अंदर आएंगी हमारी वो संख्याएँ। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कैसे, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं है 5 आएगी, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, 9 नहीं आएगी। ठीक है, इन संख्याओं को छोड़ते हुए जो भी संख्याएं हमारी होंगी वो सब हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या सभी को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो दोस्तों इन्हीं सवालों के ऊपर प्रश्नावली हमारी आने वाली है। ठीक है, उसी में यही क्वेश्चन आएंगे कि अंडर रूट 2 को दर्शाइए कि एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 को दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 को दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 6 को दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है। ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हमें दर्शानी होंगी वहाँ पे प्रश्नावली के अंदर इसमें। ठीक है, आज की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो चलिए समझना शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा कौन सा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हमें कैसे हल करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, अब इसको हमें हल कैसे करना है। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है, आपको स्टेप से समझना है। ठीक है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, बस पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते चलना, एकदम से सवाल बेहतरीन अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखो कैसे हल करोगे, यहाँ डाल लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो जो भी हमें संख्या दे रखी हो यहाँ, चाहे तो अंडर रूट 5 दे रखी हो, या अंडर रूट 2 दे रखी हो, ठीक है, या अंडर रूट 3 दे रखी हो, अंडर रूट 5 दे रखी हो, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7,
कोई भी हमारी संख्या हो जो हमारा सवाल दिया गया है, तो उसको हम क्या मानते हैं, इसका अपोजिट मानते हैं। देखो ये क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे यहाँ, अपोजिट मतलब परिमेय हम मान लेंगे इसको, ठीक है, परिमेय। तो देखो कैसे कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने इसको, एक परिमेय संख्या मान लिया। तो जब हम इसको परिमेय मान लेंगे तो तब हम क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों, तब हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। भाई जब कोई परिमेय संख्या होगी तो हम इसको P/Q के बराबर मान सकते हैं ना। अच्छा यहाँ पर जो P और Q हैं, यहाँ लिख दो P और Q, P और Q दोनों ही हमारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हैं, अभाज्य मतलब सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अर्थात इनका जो HCF है वो एक के अतिरिक्त कुछ भी आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हल कैसे करते हैं, ये वाली सामने वाली संख्या हमारी बट्टे में है, तो इसको भी हम बट्टे में बनाएंगे। पहले बट्टे में बनाने के लिए हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लिया। अब 1 मानने के बाद हम इसको सरल करेंगे, त्रिशी गुणा करेंगे इसकी Q की 5 में और P की 1 में। तो जब P की गुणा हम 1 में करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा P, एकम P, और √5 की Q में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5Q, ये आ जाएगा इनकी गुणा करने के बाद। अब हम देखते हैं आगे कि इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसके अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का, इस वाले पक्ष का भी इस वाले पक्ष का भी वर्ग करते हैं। तो हमें लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होती है, तो जब हम P का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगी P² बराबर, और ऐसे ही हम इसका वर्ग कर देंगे √5Q का वर्ग। अब इनका वर्ग खोलते हैं, तो जब P का वर्ग खोलोगे तो दोस्तों ये P² हो जाएगा, P² बराबर, और जब √5Q का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 5Q²। देखिए क्यों कैसा हो गया, यहाँ समझिए। देखो जो √5 है ना दोस्तों, तो वर्ग का मतलब होता है इसकी संख्या की 2 बार गुणा करनी है। तो जब √5 की √5 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अंडर रूट हट जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा यहाँ। या इसका जो तरीका होता है वही तरीका ये है कि 5 पंजे 25, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर। अब 25 किसका वर्ग होता है, 25 दोस्तों 5 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा ये अंडर रूट का वर्ग करने पर, 5Q², ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब हम कह सकते हैं, अभी हमने एक प्रमेय समझी थी वहाँ, उस प्रमेय का नाम था, उसमें मैंने आपको प्रमेय बताई थी, वो प्रमेय थी हमारी 1.3 और पेज नंबर 14 पे थी, ठीक है। तो उस प्रमेय में क्या गया था कि यदि कोई संख्या हमारी P है और P संख्या A² से कट रही है, ठीक है, जो हमारी संख्या है यहाँ A है, A P² को काट रही है तो वो P को भी काटेगी, विभाजित करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, तथा P भी, फिर लिखेंगे P भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको लाइन यहाँ लिखनी है, कंपलसरी है। ये क्यों है, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि प्रमेय 1.3 इसकी हमें अनुमति देती है, ठीक है। ये हम चीज़ को सिद्ध करके बताती है। प्रमेय 1.3 क्या है कि जो हमारी P² है वो 5 से कट सकती है, तो P भी 5 से कटेगी, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए आगे। तो अब हमें ये P के लिए तो हमने निकाल लिए हैं, अब Q के लिए और हमें निकालना है एक बार। तो हम लिखेंगे फिर पुनः हम क्या करते हैं, P बराबर 5, Q को चेंज कर देते हैं हम, यहाँ Q की जगह पर ले लेते हैं R, ठीक है। यहाँ कोई भी आप संख्या ले सकते हो जो मनमर्जी हो वो। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर दोबारा से दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, अब तो 5 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 2, और जो पहले हमने अभी हल करी थी ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास में 1। अब देखो इसमें भी पी स्क्वायर है और इसमें भी पी स्क्वायर है, जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, पी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी पी स्क्वायर है और समीकरण 1 में भी पी स्क्वायर है, जब दो पक्ष हमारे एक जैसे हो जाते हैं तो फिर हम उनकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से। अब हम क्या देखते हैं, तो ये पी स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो समीकरण 1 का मान था उसको हम यहाँ उतार लेंगे। देखिए 5 क्यू स्क्वायर को उतार लेंगे पी स्क्वायर की जगह पे, और बराबर ये इसकी जगह पर हमने 5 क्यू स्क्वायर उतार लिया, इसको हम ऐसे कैसे उतार लेंगे हैं 25 आर स्क्वायर। अब ये 5 से 25 कट जाएगा दोस्तों 5 बार, तो ये बचेगा हमारे पास में यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा 5 और बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यही लाइन अब हमें दोबारा से फिर लिख देनी है। कैसे लिखोगे कि क्यू स्क्वायर, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 1 सेकेंड रुकना ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, ये ले ले स्क्रीनशॉट, अब इसका ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए क्या लिखना है आपको कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है तथा क्यों भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये भी हमारी 1.3 जो प्रमेय है उसके अनुसार है, होगी। ये हम अपनी पास से नहीं कह रहे हैं, ये हमें प्रमेय 1.3 अथॉरिटी देती है इस बात की कि यदि हमारे पास कोई संख्या a है और वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो पी को भी विभाजित करती है। ठीक है, तो यहीं से है, तो अतः हम कह सकते हैं चूँकि जो हमारा HCF है, ठीक है, HCF इक्वल R01, जब हमारा इक्वल R01 है, जब 1 के बराबर HCF नहीं आया तो हम कह सकते हैं अतः हमारी विरोधाभास अवधारणा से, अतः हमारी विरोधाभास अवधारणा से, अवधारणा जो हमने माना था, मतलब विरोधाभास अवधारणा से सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और बार बार देखना जब तक ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में नहीं आए। तो इसी के आधार पर मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और देखिए नोट कर लो इसमें क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन तो ये आपके लिए है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक तो आपको ये सिद्ध करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज हुई है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपके लिए ये है होमवर्क में, सिद्ध कीजिए कि √3, ठीक है,
2 बार कीजिए, हो गया। इसमें सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।